हेलो स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है, मस्त है, खुश है। चलिए, आज का जो लेक्चर है क्लास 11 का फिजिक्स का हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिफरेंशिएशन में खास करके उसका फॉर्मूला और उससे जुड़ा हुआ सारा सवाल किए। आज का जो लेक्चर है वो डिफरेंशिएशन का ही लेक्चर है और ये आखिरी लेक्चर होगा डिफरेंशिएशन का। इसमें एक कॉन्सेप्ट बच जाता है डिफरेंशिएशन में, जिसको हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा बोलते हैं। उस कॉन्सेप्ट को हम लोग कवर आउट करेंगे, पूरा अच्छा समझेंगे पहले थ्योरेटिकली क्या होता है। फिर जब लास्ट में हम इस लेक्चर का थ्योरी पोर्शन को कंक्लूड कर रहे होंगे तो उसमें आपको दो बात बोलेंगे। आप अगर उसी बात को अपने दिमाग में रख लीजिएगा तो आपको फिर मैक्सिमा मिनिमा में कभी परेशानी नहीं आएगा, ये हम आपको गारंटी देते हैं। और फिर सवाल उवाल करके इस लेक्चर को समाप्त कर देंगे। क्लियर है बात? तो जैसे कि मैक्सिमा और मिनिमा आप देख रहे हैं और आप शब्द को भी पता चल रहा है कि मैक्सिमा का आपको लग रहा होगा कहीं ना कहीं मैक्सिमम कुछ से लेना देना होगा, ज्यादा के सेंस में लेना देना होगा। और मिनिमा का समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं सर मिनिमम से कुछ लेना देना होगा। तो क्या है, कैसा है, क्यों है, उस बात को समझेंगे। लेकिन मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट को डील करने से पहले हम एक छोटा सा ग्राफ बनाएंगे और उस ग्राफ के बेसिस पे पूरा मैक्सिमा मिनिमा को बढ़िया तरह से समझ करके निपटा देंगे। ठीक, तो आप कॉपी और पेन लेकर रेडी हो जाइए और प्रॉपर तरीका से अपना नोट्स बनाइए। ठीक, तो सबसे पहले हम ग्राफ बना रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि एक क्वांटिटी अपने पास x है और दूसरा क्वांटिटी अपने पास y है, और x और y अपने ऊपर x और y क्वांटिटी एक दूसरे पर इस तरह से डिपेंड कर रहा है। इस तरह से जो अभी ग्राफ बना रहे हैं उस पर देखिएगा, इस तरह से डिपेंड कर रहा है। लेट्स से कि ये हमारा y एक्सिस और लेट्स से कि ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन और ये हमारा प्यारा सा y एक्सिस। क्लियर है? तो अपने पास एक ग्राफ है इस तरह से। क्लियर है? एक प्यारा सा आप देख रहे हैं ग्राफ इस तरह से। ठीक, हम बोल रहे हैं x और y के बीच में कुछ संबंध है और उसका एक ग्राफ इस तरह से आया। और मान लेते हैं कि यहां पर जो इस पॉइंट पर जो x कोऑर्डिनेट है अपना, इस पॉइंट पे जो x कोऑर्डिनेट है उसका नाम दे दिए लेट्स से x1, और इस पॉइंट पे जो x कोऑर्डिनेट है लेट्स से उसका नाम दे दिए x2। क्लियर है? अपना मन से नाम दे सकते हैं, बिल्कुल सर अपना मन से नाम दे सकते हैं। हम क्या बोले, x और y के बीच में एक ग्राफ इस तरह का है। इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है उसका नाम x1 दे दिए और इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है उसका नाम x2 दे दिए। ठीक, कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, जो होगा देखा जाएगा। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इस लेक्चर को थियोरेटिकल पोर्शन में स्टार्ट करना शुरू कर रहे हैं कि कैसे कैसे चीज हो रहा होगा। अब ध्यान दीजिएगा, चलिए लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इफ ए क्वांटिटी, कौन सा क्वांटिटी? लेट्स से y, ठीक, डिपेंड्स ऑन another quantity, कौन सा क्वांटिटी? लेट्स से x। इफ ए क्वांटिटी y डिपेंड्स ऑन अनदर क्वांटिटी x as shown in figure, ठीक, आप बोल रहे हैं हम क्या कि मान लेते हैं y एक अपना क्वांटिटी है, कुछ अलग तरह का क्वांटिटी होगा, मान लो y एक्सिस ही है। ठीक, और x एक अपना अलग क्वांटिटी, और x और y इस तरह से एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है कि उसका ग्राफ कुछ इस तरह का आ रहा है। जैसे अगर x और y एक दूसरे पर लिनियरली डिपेंड कर रहा है तो आपको ग्राफ कैसा मिलता है? स्ट्रेट लाइन। अगर x और y एक दूसरे पर पावर 2 के बेसिस पे डिपेंड कर रहा है तो आपको ग्राफ कैसा मिलता है? पैराबोला। इसी तरह का ग्राफ आपको मान लेते हैं कि कोई एक ग्राफ मिल रहा है। ठीक, तो हम यहां पर बोलेंगे then we will have maximum value at x1। अब बस पेशेंस रखिए, सब बात समझ में आएगा। एंड मिनिमम वैल्यू एट कौन सा पॉइंट सर? x2। क्लियर है? अब पहला पॉइंट जो लिखे उस बात को हम समझाते हैं फिर से एक बार, ध्यान दीजिएगा कि x और y क्वांटिटी अपने एक दूसरे पर इस तरह से डिपेंड कर रहा है कि अपने को एक ग्राफ मिल गया। ठीक, बढ़िया बात है। और जब ये ग्राफ मिल गया तो इस ग्राफ का कुछ ना कुछ तो मैक्सिमम वैल्यू होगा ना। तो आपको पता ही चल रहा है कि सर इस ग्राफ का जो मैक्सिमम वैल्यू है, जो y के बेसिस पे बात करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है सर? ये वाला है। तो हम बोल दिए कि ये जो है हमको इस केस में मैक्सिमम वैल्यू कहां पर मिल रहा है? x1 पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है। और ग्राफ सबसे नीचे कहां पर आया है सर? सबसे नीचे ये वाला पॉइंट है। तो ग्राफ का मिनिमम वैल्यू जो है यहां पर y2 पे मिल रहा है, सॉरी x2 पे मिल रहा है।
ये बात समझ में आ गया। अब आगे समझते हैं। अगर हम आपसे साधारण शब्द पूछेंगे कि x1 पॉइंट पे टेंजेंट बता दो और x2 पॉइंट पे टेंजेंट बता दो, तो आप हमको एक बात बोलिएगा, सर आप एक ही बात सिखाए हैं क्या कि किसी भी कर्व पे अगर हमको टेंजेंट ड्रॉ करना होता है तो हमको सिर्फ क्या करना पड़ता है, एक पॉइंट को टच करते हुए लाइन ड्रॉ कर देना है। तो अगर हम इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो आप बोलिएगा सर आपका टेंजेंट कुछ इस तरह का होगा। ठीक, अगर हम इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो आप बोलिएगा सर आपका जो टेंजेंट है सर, आपका जो टेंजेंट होगा, एक मिनट थोड़ा सा खराब हो गया ये, आपका जो टेंजेंट है सर वो कुछ इस तरह का होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत? ये हमारा क्या है, टेंजेंट है। टेंजेंट का मतलब क्या होता है सर, किसी भी कर्व को एक सिंगल पॉइंट पे टच करता है। और यहां पर भी क्या होगा सर, टेंजेंट किसी भी कर्व को एक सिंगल पॉइंट पे टच करता है, उसको हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। तो आप एक बात देखिए क्या कि सर टेंजेंट जो है कर्व का वो x1 पॉइंट पर भी और x2 पॉइंट पर भी क्या है, पैरेलल टू x एक्सिस है। देखो ना, ये हमारा x एक्सिस है और x1 पॉइंट पर भी जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू x एक्सिस है और x2 पॉइंट पर भी जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू x एक्सिस है। अगर हमारा टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस हो जाता है, इसका मतलब होता है कि अपना जो टेन थीटा है वो जीरो हो जाएगा। क्यों? काहे कि उस केस में थीटा जीरो हो जाता है। तो इसी बात को हम आपको लिख रहे हैं, देखिएगा, the tangent to the curve at x1 and x2 is parallel to x axis। ठीक, तो हम क्या बोल सकते हैं, हेंस जो हमारा स्लोप है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, या हम सिंपली बोल सकते हैं टेन थीटा, वो हमारा क्या हो जाएगा सर, जीरो। क्यों सर? अरे सर अगर कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो परपेंडिकुलर तो आए नहीं किया। अगर परपेंडिकुलर उसका जीरो हो गया तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस परपेंडिकुलर ही जीरो, तो जीरो बटे समथिंग इज जीरो। अच्छा, यहां पर भी अगर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो इसका परपेंडिकुलर तो आए नहीं किया। जब परपेंडिकुलर आए नहीं किया तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, और अगर परपेंडिकुलर जीरो तो टेन थीटा भी जीरो। क्लियर है बात? तो अभी तक दो बात समझे हम लोग, क्या कि सर एक्स और वाई एक फंक्शन है, वो दोनों एक दूसरे पर इस तरह से डिपेंड कर रहा है कि हमको एक ग्राफ ऐसा मिल जा रहा है और इस ग्राफ का एक अपना मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है। मान लेते हैं कि x1 पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है और एक मिनिमम वैल्यू आ रहा है, मान लेते हैं x2 पॉइंट पे एक मिनिमम वैल्यू आ रहा है। क्लियर है? उसके बाद बोले कि अगर हम मैक्सिमम वैल्यू पे स्लोप देखना चाहते हैं या टेंजेंट ड्रॉ करना चाहते हैं तो हम देखें कि जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिला, और मिनिमम वैल्यू पे अगर हम टेंजेंट देखना चाहते हैं तो हम टेंजेंट देखें कि वो हमारा क्या मिला, पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिला। इसका मतलब ये बात 100% क्लियर हो गया कि सर मैक्सिमम पॉइंट पर और मिनिमम पॉइंट पर जो स्लोप है वो अपना जीरो है। और आपको बताइए एक बात हम कि स्लोप ऑफ टेंजेंट लिखने का एक और तरीका हम आपको प्रीवियस लेक्चर में सिखाए थे कि सर स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम लोग dy बाय dx भी लिख सकते हैं, और अगर हमको स्लोप ऑफ सेकेंड लिखना होता है तो हम आपको सिखाए थे कि डेल्टा y बाय डेल्टा x भी लिख सकते हैं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात चल रही है तो टेंजेंट वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग लिखेंगे यहां पर, देखिए, वी नो डेट the slope of tangent is dy by dx। ठीक, so at x1 and x2, ठीक, x1 क्या है, मैक्सिमा, x2 क्या है, मिनिमम। ठीक, x1 एंड x2 क्या होगा, dy बाय dx बराबर का जीरो। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या कि मैक्सिमा पे मैक्सिमम वैल्यू, जहां पर हमको मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, लेट से मैक्सिमा, और जहां पर मिनिमम वैल्यू मिल रहा है वहां पर जो अपना स्लोप आता है वो अपना स्लोप जो आता है वो कितना आता है, जीरो आता है। क्लियर हो गया बात? तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं एट मैक्सिमा का साधारण सा मतलब है जहां मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है और कोई मतलब नहीं। ठीक, एट मैक्सिमा कहां पर, जहां पर मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, किस पर, x1, एंड एट मिनिमा
जिसको हम लोग x2 बोल रहे हैं, जहां मिनिमम वैल्यू मिल रहा है, द स्लोप या सिंपली बोलेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू 0। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो कम से कम इतना बात तो समझ में आना चाहिए कि सर एट मैक्सिमम पॉइंट, जिसमें हम लोग बोल रहे हैं मैक्सिमम मिल रहा है हमको लेट से x1, और एट मिनिमम पॉइंट लेट से x2, सर एट मैक्सिमम पॉइंट एंड एट मिनिमम पॉइंट जो स्लोप होगा अपना dy बाई dx जो होगा वो क्या होता है सर, वो होता है 0। इस बात को समझना जरूरी है। क्लियर है बात? एक पॉइंट और है, एक पॉइंट आखिरी है, समझिएगा बात को हम जो आपको दिखाना चाह रहे हैं कि अगर हम आपसे पूछेंगे कि इस पॉइंट के नीचे में आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो आप बोलिएगा सर इस पॉइंट पर अगर हम जैसे मान लेते हैं ये एक पॉइंट सेलेक्ट किए, 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 तो आप देख रहे हैं कि सर अगर हम इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो अपना टेंजेंट कुछ इस तरह से होगा। ठीक, अगर इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो अपना टेंजेंट कुछ इस तरह से होगा। मतलब समझिएगा, थोड़ा टेढ़ा मेरा हो ही जाता है, इस तरह से होगा। अगर हमको इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है तो आपका टेंजेंट कैसा होगा, ऐसा कुछ होगा। ठीक, अगर इस पॉइंट पे हमको टेंजेंट ड्रॉ करना है तो अपना टेंजेंट कैसा होगा, ऐसा कुछ होगा। ठीक, तो आप देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि जब हम मैक्सिमा पे पहुंच रहे हैं तो अपना टेंजेंट बढ़ रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, टेंजेंट 0 हो जा रहा है, मतलब स्लोप 0 हो जा रहा है, फिर टेंजेंट क्या है, घट रहा है, देखिए घट रहा है, फिर 0 हो जा रहा है और फिर बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि सर मैक्सिमा पर जो अपना स्लोप होता है, या हम लोग बोल सकते हैं क्या, dy बाई dx जो होता है वो क्या होता है, घट जाता है, और मिनिमा पे जो स्लोप होता है वो बढ़ जाता है। जैसे अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो यहां पर ये लाइन जो है इसमें स्लोप अपना पॉजिटिव आएगा, और यहां आपको बता ही चुके हैं कि स्लोप अपना क्या आ रहा है सर, 0, और यहां पर आपको बता देते हैं कि स्लोप जो आएगा अपना वो नेगेटिव आएगा। ठीक, अच्छा, स्लोप घट रहा है, यहां पर क्या स्लोप आ रहा है सर, यहां पर स्लोप भी नेगेटिव आ रहा है वापस से, काहे कि स्लोप घट रहा है। अच्छा, यहां पर स्लोप क्या आ रहा है सर, यहां पर तो स्लोप 0 आ रहा है, यहां पर स्लोप 0 आ रहा है, और यहां पर स्लोप क्या आ रहा है सर, यहां पर स्लोप पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, समझ में आया बात? तो हम लोग यहां से एक पॉइंट लिख सकते हैं क्या, एट मैक्सिमा, जैसे लेट से x1 जो हम अपना ये पॉइंट है मैक्सिमा, क्या बोलेंगे हम सर, स्लोप डिक्रीजेस, एरो नीचे कर दिया, इसका मतलब स्लोप डिक्रीज कर रहा है। उसके बाद एट मिनिमा लेट से कौन सा पॉइंट है, x2, स्लोप इसमें क्या हो रहा है, स्लोप इंक्रीज कर रहा है। क्लियर है बात? मैं एक बार देख लूं, कुछ कट भी रहा है, उसके बाद मैं फाइनली सब कुछ को कंपाइल कर दूंगा हम एग्जैक्टली क्या बोले, है ना। चलिए अब समझिएगा थोड़ा सा बात को, हम क्या किए, लीजिए हम मार्कर छोड़ देते हैं, हम क्या किए, हम बस आपको समझाना चाह रहे हैं, समझिएगा थोड़ा सा बात को, प्लीज पेशेंस रख के समझिएगा क्या हम बोलना चाह रहे हैं। हम बोले कि हमको मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट को समझना है और पढ़ना है, बोले बढ़िया बात है, पढ़ लेंगे समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम बोले कि मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट को समझने और पढ़ने के लिए हम एक ग्राफ लेंगे। ठीक, तो आप हमको इजाजत दिए कि बिल्कुल सर आप ही का फ्रीडम है, आप लो ग्राफ, तो हम ले लिए कि x और y एक्सिस बना लिए और x और y के बीच में एक ग्राफ बना लिए। क्या ग्राफ बनाए, हम बोले कि मान लेते हैं एक क्वांटिटी मेरे पास y है और दूसरा क्वांटिटी मेरे पास x है, और हम बोलेंगे x और y अपने एक दूसरे पर इस तरह से डिपेंड कर रहा है कि उसका कुछ ग्राफ इस तरह का आ गया। ठीक, उसका कुछ ग्राफ इस तरह का आ गया, तो हम बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा इस पॉइंट, इस ग्राफ का वैल्यू कहां पर आएगा y के लिए, तो आप बोलिएगा सर सबसे ज्यादा सबसे ऊपर, y का सबसे, y इधर पॉजिटिव होता है और x इधर नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो सबसे ऊपर जो वैल्यू आएगा y का वो हमारा क्या हो जाएगा, जिस पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू आएगा उस पॉइंट को हम दे दिए x1, और सबसे कम वैल्यू इस ग्राफ का कहां पर आएगा, तो आप बोलिएगा सर ये नीचे वाला पॉइंट जहां पर सबसे नीचे में y का वैल्यू आ रहा है, तो इस पॉइंट का नाम दे दिए x2। क्लियर है बात? हम बोले कि सबसे ज्यादा वैल्यू y का कहां पर आ रहा है, तो हम बोलेंगे लेट से पॉइंट सर x1, और सबसे कम वैल्यू y का कहां पर आ रहा है, लेट से पॉइंट x2। ठीक, इस x1 पॉइंट को हम बोल दिए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, इस x2 पॉइंट को हम बोल दिए पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्यों बोल
बोल दिया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा? इसलिए बोल दिया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहें कि इस पूरा ग्राफ का सबसे ज्यादा वैल्यू हमको वहां पर मिल रहा है और इस पूरा ग्राफ का सबसे ज्यादा वैल्यू हमको यहां पर इस पूरा ग्राफ का सबसे कम वैल्यू यहां पर मिल रहा है, इसलिए हम इसको पॉइंट ऑफ मिनिमा बोल दी। क्लियर है बात? अब हम स्लोप के बेसिस पर मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश किए, तो हम जैसे ही स्लोप बनाए तो हम बोले सर स्लोप को गोली मारो ना, आप टेंजेंट ड्रॉ करो। काहे कि हमको पता है कि स्लोप का मतलब ही टेन थीटा, और टेन थीटा का मतलब टेन थीटा का मतलब क्या होता है? स्लोप। और उसका मतलब क्या हो गया कि सर dy बाय dx जो हो जाएगा वो हमारा स्लोप हो जाएगा। तो जैसे ही हम स्लोप यहाँ पर ड्रॉ किए तो हमको दिख गया कि स्लोप तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ गया, और जब भी आपका स्लोप पैरेलल होगा इसका मतलब टेन थीटा 0 है, इसका मतलब एट मैक्सिमा एंड एट मिनिमा जो स्लोप आ रहा है हमारा वो 0 आ रहा है। फिर तीसरा पॉइंट में हम देखें कि सर हम तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लिखना सीखे थे प्रीवियस लेक्चर में, क्या कि सर आप दो बात हमको सिखाए थे कि जब भी स्लोप ऑफ सेकेंड लिखना होता है तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स लिखना पड़ता है। आप नोट्स देखिएगा, सारा बात लिखा है। और जब भी स्लोप ऑफ टेंजेंट लिखना होता है तो हमको dy बाय dx लिखना पड़ता है। और जब हम इस ग्राफ में देखें तो स्लोप जो आया अपना एट मैक्सिमा जो कि 0 आ रहा है, यहाँ देख के ही लग रहा है, और एट मिनिमा जो अपना स्लोप है वो 0 आ रहा है। इसका मतलब हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि एट मैक्सिमा x1 एंड एट मिनिमा x2 जो अपना स्लोप है, टेंजेंट का स्लोप लिखने का तरीका dy बाय dx, जो अपना स्लोप है वो क्या हो जाएगा? 0। ठीक, यहां तक बात खत्म है। लास्ट बात हम देखें कि हम इस पॉइंट के इत्र गित्र का पॉइंट को देखते हैं, तो हम देखें कि यहां से स्लोप बढ़ रहा है, फिर यहां स्लोप 0 हो गया, फिर यहां से स्लोप घट रहा है। ठीक, इधर से अगर बढ़ रहा है 0 हो गया, फिर जाकर घट रहा है। इसका मतलब मैक्सिमा पे अपना स्लोप घट रहा है। ठीक, आगे घट रहा है, फिर क्या हो गया? यहाँ पर स्लोप 0 हो गया, क्योंकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया, स्लोप 0 हो गया, फिर बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि सर एट मिनिमा जो अपना स्लोप है वो बाद में बढ़ने लग जा रहा है। तो यहां से हम ये बात बोले कि एट मैक्सिमा जो अपना स्लोप है वो घट रहा है और एट मिनिमा जो अपना स्लोप है वो बढ़ रहा है। इतना सा बात है, क्लियर हो गया बात? अगर कुछ नहीं समझ में आया इस पूरा बात में तो बस एक बात आपको याद रखना है कि एट मैक्सिमा एट मिनिमा जो अपना स्लोप होता है वो 0 होता है, कहने का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या? एट मैक्सिमा जो कि x1 पे आ रहा है और एट मिनिमा जो कि x2 पे आ रहा है, जो अपना स्लोप होगा वो dy बाय dx बराबर 0 होगा, अपना स्लोप 0 होगा। बस इतना बात को रट लो कि एट मैक्सिमा और मिनिमा के लिए स्लोप, कहने का मतलब dy बाय dx 0 होना चाहिए। मैक्सिमा और मिनिमा के लिए जो स्लोप होना चाहिए अपना dy बाय dx वो 0 होना चाहिए। बस अभी इसी बात को आप समझो, क्लियर है? तो अगर आप इस सब बातों में भी इंटरेस्टेड है तो आप नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम आपको दो बात लिखाएंगे, उसी दो बात को लेके पूरा सवाल अपना निपट जाएगा, कहीं कुछ परेशानी आपको कभी नहीं आएगा। आप सवाल भी अभी कराएंगे, आपको कोई परेशानी नहीं आएगा। तो फिलहाल आप इस बातों को नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे की कॉन्सेप्ट को आपको बताते हैं। चलिए, तो अभी तक हम लोग क्या सीखे, बस उसी बात को हम लिखना चाह रहे हैं। समझिएगा, हम x और y के बीच में एक ग्राफ बनाए थे और हम बोले कि इस ग्राफ के लिए जो मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा था वो x1 पे मिल रहा है और मिनिमम वैल्यू जो मिल रहा था वो x2 पे मिल रहा है। और बस हम एक ही बात आपको समझाने का वादा भी नहीं करते, बस एक ही बात आपको सिखाए हैं कि सर x1 पॉइंट पे जो अपना स्लोप है वो 0 हो जाता है। हेलो, x2 पॉइंट पे जो अपना स्लोप है वो 0 आ जाता है। काहे कि वो पैरेलल टू x एक्सिस आ जाता है, इस वजह से 0 आ जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि एट मैक्सिमा भी स्लोप, जिसको हम लोग dy बाय dx बोल रहे हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट, वो 0 हो जाता है। और एट मिनिमा भी जो अपना स्लोप है सर, जिसको हम लोग dy बाय dx बोल रहे हैं, वो क्या हो जाता है सर? 0 हो जाता है। इतनी सा बात है। हम क्या बोले? एट मैक्सिमा जो अपना स्लोप है, जिसको हम लोग dy बाय dx बोल रहे हैं, वो 0 हो जाता है। और एट मिनिमा भी अपना जो स्लोप है dy बाय dx से वो 0 हो जाता है। मिनिमा का मतलब मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमा का मतलब मैक्सिमम वैल्यू। इतनी सा बात को समझो, क्लियर है? एक लास्ट बात हम आपके लिए लिखना चाह रहे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आज का लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट बात है। एक नहीं दो बात है, समझिएगा। क्या है बात? देखिए, कंडीशन फॉर मैक्सिमा।
कि मैक्सिमा के पीछे का कंडीशन क्या होता है, ये बात। और दूसरा कंडीशन फॉर मिनिमा, कंडीशन फॉर मिनिमा मतलब सर हमको मैक्सिमा कब मिलेगा या मिनिमा कब मिलेगा, इसके पीछे का कंडीशन क्या है। तो करते हैं और लिखते हैं, आप समझिएगा बात को ध्यान से, है ना। कंडीशन फॉर मैक्सिमा और कंडीशन फॉर मिनिमा। पहला कंडीशन आपको पता है सही में, हाँ हाँ आपको, आप ही को सही में पता है। क्या कंडीशन आप बताइए सर। पहला कंडीशन ये है कि सर मैक्सिमा पे जो अपना स्लोप होगा वो जीरो आएगा, और मिनिमा पे भी तो वही कंडीशन है कि अपना स्लोप जीरो आएगा। तो पहला कंडीशन दोनों के लिए सेम होता है कि सर dy बाय dx जीरो होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। और पहला कंडीशन इसके लिए भी वही है कि सर दोनों जगह मैक्सिमा और मिनिमा दोनों जगह जो अपना स्लोप है वो जीरो होना चाहिए, खत्म बात पहला। दूसरा कंडीशन इंपॉर्टेंट है, जब आप ग्राफ को देख रहे हैं तो आप ध्यान से देखिएगा कि सर यहां पर स्लोप बढ़ रहा है, यहां स्लोप जीरो हो गया और यहां पर स्लोप घट रहा है, ठीक। अच्छा यहां पर आप मिनिमा पे देखिएगा तो यहां पर स्लोप घट रहा था, फिर जीरो हो गया, फिर यहां पर स्लोप बढ़ रहा है, सिर्फ टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि मैक्सिमा पे जो पॉइंट हम चौथा पॉइंट लिखाए थे कि मैक्सिमा पे सर स्लोप घट जाएगा। मतलब अगर हम dy बाय dx फिर से निकालना चाहेंगे, समझिएगा बात को, हम क्या बोल रहे हैं, मैक्सिमा पे स्लोप अपना बाद में घट जाएगा। इसका मतलब मैक्सिमा के बाद अगर हम dy बाय dx फिर से निकालना चाहेंगे, फिर से स्लोप देखना चाहेंगे तो वो घट जाएगा। और मिनिमा पे जब हम देखना चाहेंगे फिर से स्लोप, तो फिर से स्लोप क्या हो जा रहा है, देखिए बढ़ जा रहा है। मैक्सिमा पे स्लोप क्या हो जा रहा है सर, देखिए ना मैक्सिमा, अब कैसे दिखाया आप, मैक्सिमा पे स्लोप क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है। जैसे ही मैक्सिमा के बाद हम चल रहे हैं तो स्लोप अपना घट जा रहा है, स्लोप अपना घट जा रहा है। इसका मतलब अगर हम फिर से dy बाय dx देखना चाहेंगे तो वो लेस देन जीरो आना चाहिए, कम आना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए। और यहां पर मिनिमा पे जैसे ही हम स्लोप देखना चाह रहे हैं बाद में, तो आप देख रहे हैं कि स्लोप बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब सेकेंड डेरिवेटिव जो है फिर से मिनिमा के बाद वो ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। तो लास्ट पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही लिख रहे हैं कि मैक्सिमा के केस में जो सेकेंड डेरिवेटिव है, क्या सेकेंड डेरिवेटिव मतलब डी स्क्वायर वाई बटे का dx स्क्वायर, वो लेस देन जीरो आना चाहिए। क्यों सर, काहे कि इसके बाद स्लोप घट रहा है, और मिनिमा के केस में क्या सर, इसके बाद स्लोप बढ़ रहा है। इसका मतलब सेकेंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर एक्स बटे का dy स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। इस बात का बस इतना सा मतलब है, इस बात का सिर्फ इतना सा मतलब है कि क्या, कि सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। और साधारण सी बात है, इस बात का भी वही मतलब होगा कि सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको बोलते हैं हम फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। कहने का इतना तो बात है, बनावटी बात है तो कर लिए है ना। हम शुद्ध भाषा में आपको समझाते हैं क्या हम बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि जब भी आपको मैक्सिमा चेक करना है या मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो आप एक बार डिफरेंशिएट करोगे और उसको जीरो के बराबर करोगे, और उसके बाद फिर डिफरेंशिएट करोगे। यही बात है सर, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना का मतलब यही होता है। तो उसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे, और अगर फिर से डिफरेंशिएशन अगर लेस देन जीरो आ गया, मतलब डिफरेंशिएशन निगेटिव आ गया किसी भी पॉइंट पर, तो वो पॉइंट जो हो जाएगा वो मैक्सिमा का पॉइंट हो जाएगा। और मिनिमा के लिए क्या करेंगे, वही बात, पहले एक बार डिफरेंशिएशन को जीरो करेंगे और उसके बाद फिर से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। इस सब बात में नहीं फंसना है कि सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y वाला हमको खुद नहीं पता, आपको कहां से बताएंगे। हम बस इतना बात शुद्ध भाषा में बता रहे कि एक बार डिफरेंशिएट करोगे जीरो और फिर से डिफरेंशिएट करोगे, और जब फिर से डिफरेंशिएट करोगे अगर वो ग्रेटर देन जीरो आ गया तो इसका मतलब मिनिमा मिल जाएगा, और अगर फिर से डिफरेंशिएशन लेस देन जीरो आ गया तो क्या मिल जाएगा, मैक्सिमा। क्लियर है बात। तो पूरा बात का एक बात क्या, कि जब भी मैक्सिमा और मिनिमा का कंडीशन या मैक्सिमा और मिनिमा निकालना होगा वो तो सवाल के तहत अभी सीख ही लेंगे पूरा बढ़िया से, उसके लिए निश्चिंत रहिए। बट
मोटा मोटी बात यही है कि जब भी आपको मैक्सिमा और मिनिमा निकालना पड़ेगा तो पहले तो dy/dx जीरो कर देना, कहने का मतलब फर्स्ट डिफरेंशिएशन को जीरो कर देना। जैसे ही जीरो करेंगे तो कुछ पॉइंट्स वगैरह आपको मिल जाएगा, उसको रख लेना। उसके बाद फिर से जो अपना मेन फंक्शन है उसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर देना, मतलब dy/dx जो आया ना उसको dy/dx जो आया है उसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर देना। और जैसे ही फिर से आप डिफरेंशिएट करोगे और वो डिफरेंशिएशन जब हम क्रिटिकल पॉइंट पुट करेंगे, जैसे ही डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन जीरो आया इसका मतलब मिनिमा मिल गया, और जैसे ही सेकेंड डिफरेंशिएशन लेस देन जीरो आया तो मिनिमा मिल गया। क्लियर है? एक बार डिफरेंशिएट करना है, बात नहीं बनेगा, फिर से डिफरेंशिएट करना है, समझ गए? फिर से डिफरेंशिएशन अगर निगेटिव आया इसका मतलब 100% मैक्सिमा मिलेगा, और फिर से डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आया तो इसका मतलब क्या मिलेगा? इसका मतलब मिनिमा मिलेगा। क्लियर है? आप भी को भी लग रहा होगा सर एक ही बात को 50 बार बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, बोलना पड़ता है, क्या करें। तो सवाल लेंगे और सवाल लेने के बाद सारा बात क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आई होप कि आपको बात सब समझ में आ रहा होगा। तो आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम लोग सवाल लेते हैं और हम क्या बोल रहे हैं इतना देर से वो बात को हम स्पष्ट रूप से आपको समझा देंगे। तो प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, एक सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपको सवाल को खुद से पॉज करना ट्राई कीजिए। आप नहीं बनेगा कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, आप ट्राई कीजिए, जब नहीं बनेगा तभी आप सॉल्यूशंस को देखिएगा। सवाल आपके लिए मैं पढ़ देता हूं। सवाल ये है, द हाइट रीच इन टाइम टी समय में जो ऊंचाई पहुंचा गया है, हाइट रीच किया गया है, बाय ए पार्टिकल थ्रोन अपवर्ड, एक पार्टिकल है जिसको ऊपर की तरफ फेंक दिया गया है। तो जब पार्टिकल ऊपर की तरफ गया है तो कुछ हाइट रीच करेगा। मान लेते हैं कुछ समय में, टाइम के रिस्पेक्ट में बोला गया है कि जब पार्टिकल u स्पीड से फेंका गया है तो पार्टिकल हाइट रीच किया h बराबर ut माइनस का हाफ gt स्क्वायर। तो आपको पता करना है फाइंड द टाइम, आपको टाइम पता करना है। टाइम कब? जब वो मैक्सिमम हाइट पर रीच कर जाएगा तब आपको टाइम पता करना है। तो आप थोड़ा बहुत जैसे ही ये चीज देखे होंगे ना मैक्सिमम हाइट, तो दिमाग में क्लिक हो गया, ओहो मैक्सिमम मिनिमा वाला गेम हो रहा है क्या? तो मैक्सिमम मिनिमा वाला ही बात हो रहा है, उसी को हमको करना है। तो एक बार ट्राई कीजिए, फिर हम बताते हैं आपको। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप अटेम्प्ट कर लिए होंगे। हम आपके लिए सॉल्व कर रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए, हम आपके लिए सॉल्व कर रहे हैं। मोटा मोटी आइडिया लग गया कि मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है तो मैक्सिमा या मिनिमा वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर रहा होगा, ठीक। लेकिन हमको एक बात पता है सर, मैक्सिमा पूछे या मिनिमा पूछे, फर्स्ट डिफरेंशिएशन तो दोनों केस में जीरो आना है। करते हैं, समझिएगा बात को। अच्छा, हाइट के बेसिस पे पूछ रहा है तो हाइट और टाइम के बीच में क्या रिलेशन दिया हुआ है सर? हाइट और टाइम के बीच में रिलेशन दिया हुआ है h बराबर ut इंटू हाफ का gt स्क्वायर, ठीक। अब टाइम पूछ रहा है कब मैक्सिमम हाइट रीच कर देगा। तो हाइट क्या है? टाइम का फंक्शन है। बिल्कुल सर, टाइम को बदलोगे हाइट बदलेगा। t बराबर 0 पे eb 0 तो हाइट क्या हो जाएगा सर? हाइट हो जाएगा 0। t बराबर 1 पे तो क्या हो जाएगा? u माइनस का g/2 हो जाएगा। मतलब टाइम बदल रहे हैं हम, हाइट बदल रहा है। इसका मतलब अगर हम लोग एक बार dh/dt देखना चाहेंगे, dh/dt देखना चाहेंगे तो आप बोलिएगा सर सिंपली आप d ऑफ h मतलब ut माइनस का हाफ gt स्क्वायर बटे का dt, यही देखना चाह। अब ये मैक्सिमम मिनिमा नहीं जा रहा, हम बस डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। तो आप बोलिएगा सर अलग अलग करेंगे डिफरेंशिएट। बिल्कुल सर, ut बटे का dt माइनस का 1/2 को भी अभी अंदर रखो, d इन बटे का dt इंटू 1/2 इंटू का gt स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। आप बताओ, u तो कांस्टेंट है, टाइम बदल रहा है, तो u को बाहर निकाल लिए। dt का dt क्या होता है सर? इसका डिफरेंशिएशन 1 होगा। अरे dt बटे dt क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन 1, ठीक। आगे माइनस का हाफ और g तो कांस्टेंट है, तो हाफ और g को तो बाहर निकाल लिए। dt स्क्वायर बटे का dt, ऐसे लिखो dt स्क्वायर बटे का dt का डिफरेंशिएशन। तो आप बोलिएगा सर ये तो वही वाला फीलिंग याद आ रहा है हमको, क्या? x टू दी पावर n वाला डिफरेंशिएशन। तो x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता था? x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता था? n x टू दी पावर n माइनस 1। इसका मतलब डायरेक्टली u इंटू 1 u हो जाएगा, माइनस का हाफ इंटू g इंटू डी टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? 2t। क्लियर है? 2 से 2 कट गया तो h dh/dt जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है u माइनस gt, ठीक। ये चीज आया है dh/dt, u माइनस का gt। मैं एक बार देख लूँ, कुछ कट भी रहा है, सब कुछ स्पष्ट है, क्लियर है,
चलिए, तो हमारा dH/dt जो आया u माइनस का gt आया, डिफ्रेंसिएशन हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि डिफ्रेंसिएशन में आपको परेशानी नहीं आया होगा। ठीक, अब हमसे मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है, तो हमको पता है फॉर मैक्सिमम हाइट हमको पता है कि सर पहला बात तो ये होना चाहिए कि dH/dt बराबर 0 होना चाहिए मैक्सिमम हाइट, और उसके बाद दूसरा बात होना चाहिए क्या कि इसको एक बार और जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे मतलब d²h/dt² वो लेस देन 0 होना चाहिए। क्यों? अरे सर मैक्सिमम हाइट का मतलब ही तो हो गया मैक्सिमम मतलब मैक्सिमा, और अभी आप लिखाए हैं कि मैक्सिमा के पीछे का कंडीशन क्या होता है कि पहला डिफरेंशिएशन को 0 करो और दूसरा डिफरेंशिएशन अगर लेस देन 0 आ रहा है तो अपना काम हो जाएगा। तो करते हैं, पहले dH/dt को 0 करना है तो हम करते हैं dH/dt बराबर 0, तो dH/dt कितना है सर u माइनस का gt, करते हैं u माइनस का gt बराबर का 0, u बराबर g इंटू टी, और t का वैल्यू कितना आ गया u/g। ये बात समझ में आ गया, t का वैल्यू आ गया u/g। अगर हमको सेकेंड डिफरेंशिएशन लेस देन 0 आ जाएगा, इसका मतलब इसी समय पे जो यही टाइम जो t का वैल्यू u/g आया, इसी समय पे मेरा जो पार्टिकल है वो मैक्सिमम हाइट अटेन कर लेगा। देख लेते हैं एक बार सेकेंड डिफरेंशिएशन 0 करने के लिए, तो हम देखना चाह रहे हैं d²h/dt², तो करते हैं dH/dt क्या आया सर, ये इसी को एक बार और डिफरेंशिएट करना है। इसी को जब एक बार और डिफरेंशिएट करना है, इसका मतलब सिंपली हम लोग क्या लिखेंगे dH/dt मतलब u माइनस का gt/dt। क्लियर है बात? हम कुछ नहीं बोल रहे बाबू, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना है। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना है तो कर रहे। अब आगे जब सॉल्व करना चाहेंगे तो पहले u का du/dt माइनस का d/gt। ठीक, आप बताइए ये तो कांस्टेंट है सर, u तो कांस्टेंट है, स्पीड तो हमारा कांस्टेंट है। देखो ना, अपवर्ड विथ स्पीड u स्पीड से फेंका गया, इनिशियल स्पीड तो कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन तो 0। आगे बराबर 0 माइनस का g कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिए, dt का इंटीग्रेशन dt के रिस्पेक्ट में, या सिंपली बोलो t का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में, तो आप बोलिएगा सर ये कितना आ रहा है, प्लस का 1, माइनस का नहीं, प्लस का 1। तो आपको आ गया 0 माइनस का जी, तो ये क्या आ गया माइनस का जी, और यहां पर लेस देन 0 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया सर, सेकेंड डेरिवेटिव जो है अपना निगेटिव आ गया, और फर्स्ट डेरिवेटिव का में जो हमको क्रिटिकल पॉइंट निकला था, टाइम निकला था u/g, इसका मतलब सर यही समय पे t बराबर u/g, इसी समय पे जो हमारा पार्टिकल है वो मैक्सिमम हाइट अटेंड कर लेगा। मैक्सिमम हाइट क्यों अटेंड कर लेगा? काहे कि सर मैक्सिमम हाइट बोलो या मैक्सिमा के पीछे दो ही कंडीशन होता है, dH/dt को 0 करो, dH/dt को 0 करें, और dH/dt को जैसे ही 0 करेंगे तो एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया, तो टाइम का वैल्यू आ गया u/g, u माइनस का gt बराबर 0, तो u बराबर gt, टाइम का वैल्यू आ गया u/g। उसके बाद सेकेंड डिफरेंशिएट करो, जब दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो आपको जो वैल्यू आया है वो लेस देन 0 आया, g तो पॉजिटिव है ना बाबू, तो g का वैल्यू जो है लेस देन 0 आया है। इसका मतलब सेकेंड डेरिवेटिव अगर आपका नेगेटिव आ गया, इसका मतलब जो हमारा पॉइंट है, आई मीन t जो है हमारा u/g, उसी केस में ये मैक्सिमम हाइट अटेंड कर लेगा। तो थोड़ा सा फील आया होगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा फील आया होगा कि सर मैक्सिमम हाइट बोला है, मतलब हमको पता है मैक्सिमा बोला है, इसका मतलब फर्स्ट डिफरेंशिएशन 0 करो, कुछ ना कुछ पॉइंट आएगा उसको रख लो, फिर सेकेंड डिफरेंशिएशन को एक बार देखो, जब से सेकेंड डिफरेंशिएशन देखे तो वो लेस देन 0 आ गया, तो अगर फर्स्ट डिफरेंशिएशन 0 किए कुछ पॉइंट मिला और सेकेंड डिफरेंशिएशन भी लेस देन 0 आ गया, इसका मतलब उसी पॉइंट पे जो हमारा पार्टिकल है वो मैक्सिमम हाइट को अटेंड कर जाएगा। ठीक, तो आई होप कि आपको बात समझ में आया होगा, कुछ से हो भी गया होगा, कुछ से नहीं हुआ। जिनसे नहीं हुआ आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर और सवाल लेते हैं, आराम से एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। ठीक, तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, आपके स्क्रीन पे एक सवाल आपको दिख रहा होगा, आपको सवाल को पॉज करना है और खुद से अटेम्प्ट करना है। देखिएगा सवाल इतना सा है कि एक मेटल रिंग है, मतलब पहनाते हैं ना हाथ में रिंग, वही वाला रिंग है। एक मेटल रिंग इज हीटेड, उसको जब हीट किया गया तो उसका एरिया में कुछ बदलाव आया। स्वाभाविक सी बात है कि चाहे सिकुड़ जाएगा या फिर
फैल जाएगा। तो जो भी होगा वो देखा जाएगा। ए मेटल रिंग इज हीटेड सो दैट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी, किसी टाइम टी पे जो उसका एरिया है वो दिया हुआ है, एरिया बराबर 3t² प्लस का t/3 प्लस का 2 मीटर स्क्वायर। ठीक, कहने का मतलब अगर टाइम को बदल रहे हो तो एरिया बदल रहा है, इसका मतलब एरिया जो है वो टाइम डिपेंडेंट है। इससे पहले वाला सवाल में क्या था, हाइट जो था वो टाइम डिपेंडेंट था, तो हाइट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए थे। इस बार एरिया जो है वो टाइम डिपेंडेंट है। नेक्स्ट पूछा गया व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया, किस रेट से एरिया बढ़ेगा खास करके t बराबर 5 सेकंड पे। तो स्वाभाविक सी बात है कि सर हमको रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया पूछा है, इसका मतलब हमको dA/dt निकालना पड़ेगा। काहे क्यों, t क्यों सर, इसलिए काहे कि एरिया टाइम डिपेंडेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एरिया टाइम के बेसिस पे तो इंक्रीज करेगा ना, तो वही बात हमको निकालना है। तो मैं चाहता हूं कि एक बार आप पॉज करके ट्राई करें, फिर हम आपके लिए बनाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप ट्राई कर लिए होंगे। अब एक बार हम आपके लिए डील करते हैं सवाल को, समझिएगा। आपसे पूछा गया है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया, इसका मतलब क्या हुआ बाबू, इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया, इंक्रीज ऑफ एरिया का मतलब हो गया dA/dt आप निकालो बस। कब, t बराबर 5 सेकंड पे, जो भी आएगा ना उसमें t बराबर 5 पुट कर दो, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब समझते हैं आराम से। रेट ऑफ आपको हम बताए थे dy/dx का मतलब क्या होता है। जब आपको हम फंडामेंटल डिफरेंस फंडामेंटल फॉर्मूला बता रहे थे डिफरेंशिएशन का, तो हम लोग आपको बताए थे ये बात, हम लोग नहीं, हम ये बताए थे आपको कि dy/dx का मतलब होता है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ y या रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका मतलब क्या हो गया, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dA/dt। ठीक, अब इंक्रीज डिक्रीज सवाल वाला बोल रहा है इंक्रीज, तो हम इंक्रीज मान के चल रहे हैं। हमको तो पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम dA/dt लिखते, लेकिन सवाल वाला बोल रहा है इंक्रीज, तो इंक्रीज मान के चल रहे। अब समझिएगा बात को, हमको सिंपली क्या करना है, मेरा बच्चा समझ गया क्या, कि सर हमको dA/dt निकालना और कुछ नहीं करना। तो एरिया लिखते हैं पहले, उसके बाद dA/dt निकाला जाएगा। एरिया बराबर कितना दिया हुआ है सर, 3t² प्लस का t/3 प्लस का 2, बढ़िया बात है। आगे dA/dt मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, आहा कर देंगे आराम से सर। dA का मतलब पूरा चीज, तो लिखते हैं पूरा एकदम बेसिक के तरह आपके लिख रहे हैं, जैसे पढ़ा रहे हो एकदम बेसिक से बता रहे हैं आपको कि आपको एक एक बात समझ में आना चाहिए। ठीक, अब आपको पता है कि सबको अलग अलग कर सकते हैं डिफरेंशिएट, तो करते हैं d/3t² बटे का dt प्लस का d/t/3 बटे का dt प्लस का d/2 बटे का dt। आगे बढ़े, चलिए यहां पर आते हैं। अब बताइए 3 कांस्टेंट है, बिल्कुल बाहर निकाल लो। t² का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, मेरा बच्चा बोल देगा सर t2। कैसे सर, x⁴n वाला डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, t⁴n का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, n t⁴n-1, तो 2t हो गया। ठीक, आगे प्लस 1/3 कांस्टेंट है, 1/3 बाहर निकाल लो। t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू dt क्या हो जाएगा सर, 1, बढ़िया बात है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, अरे सर रटा हुआ है तो फेवरेट भी होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0। ठीक, आगे तो यहां से हमको dA/dt क्या मिल गया सर, हमको यहां से dA/dt जो मिल गया है, dA/dt कितना मिल गया सर, 3 × 2 60, 3 × 2 60 प्लस का 1/3 इंटू का 1 मतलब 1/3। क्लियर है बात, अच्छा। हमको dA/dt नहीं पूछा गया, हमसे रेट ऑफ चेंज इन एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं पूछा गया, या रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं पूछा गया। हमसे पूछा गया है कि आप यही चीज बताओ, लेकिन कब, t बराबर 5 सेकेंड पे। तो हम बोल रहे हैं आराम से देखो, dA/dt कब चाहिए सर, t बराबर 5 सेकेंड पे। t बराबर 5 सेकेंड पे हमको निकालना है, तो सिंपली t का वैल्यू 5 पुट करो, तो 6 × 5 प्लस का 1/3, तो 6 × 5 = 30 प्लस 1/3। मेरा बच्चा बोल देगा सर 30 × 3 90 प्लस का 1, एलसीएम ले लेंगे तो 91/3। ठीक, अब हमको यहाँ यूनिट लिखना है, तो आपको कैसे यूनिट लिखना है इस बात को समझा देते हैं। ऊपर में क्या है सर, ये तो आया dA/dt, dA/dt कब, एट t बराबर 5 सेकेंड पे। ठीक, अच्छा ऊपर में क्या है, एरिया, तो एरिया का यूनिट मीटर में चल रहा है क्या, बिल्कुल सर, तो एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर
सेकेंड नीचे में टाइम है तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। यूनिट लिखने का तरीका समझ में आया। यूनिट लिखने के लिए सीधे आप ऊपर में देखो, यहां पर एरिया है तो एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, टाइम है तो टाइम के लिए यूनिट सेकेंड, तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड हमारा आ गया। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया एट टी बराबर 5 सेकेंड कितना हो जाएगा 91/3 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यही हमारा फाइनल आंसर आ गया। आप ध्यान से देखिएगा इस बात में, ना आपसे मैक्सिमम पूछा था ना आपसे मिनिमम पूछा था। जब मैक्सिमम मिनिमम पूछा ही नहीं तो dy/dt या dA/dt बराबर 0 करने का कोई सेंस नहीं बनता है, और लेस देन सेकेंड डेरिवेटिव लेस देन 0 या सेकेंड डेरिवेटिव ग्रेटर 0 करने का भी कोई सेंस नहीं बनता है। सिंपली आपसे पूछा था कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया, तो हम dA/dt बस निकाल दिए। ठीक, तो बहुत बच्चा का हो गया होगा। जिनसे नहीं हुआ आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सवाल इतना सा मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, मैं चाहूंगा कि आप पॉज करके खुद से ट्राई करें। पता नहीं इधर कहां से धुआं धुआं हो जा रहा है। देखिए सवाल क्या है, द रेडियस ऑफ एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एयर बबल का जो रेडियस है वो 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रफ्तार से बढ़ रहा है। कहने का बस इतना सा मतलब है कि आपको dr/dt दे दिया है। अगर हम रेडियस मान रहे हैं एयर बबल का r, तो dr/dt दे दिया है आपको कितना 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आई होप कि ये बात समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? द रेडियस ऑफ एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब रेडियस जो है वो बढ़ रहा है। टाइम क्यों बोल दिए, dt क्यों बोल दिया, क्या कि यहां दिख रहा है आपको सेंटीमीटर है और सेकेंड है। सेकेंड किसका यूनिट होता है, टाइम का। इसका मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है, तो dr/dt क्या होता है 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक, जैसे जैसे सवाल को देखते हैं वैसे वैसे देखने का आप भी कोशिश कीजिएगा। डिटरमाइन द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स किसका वॉल्यूम, उस जो एयर बबल है उसका वॉल्यूम किस रेट से बढ़ेगा जब आपका रेडियस 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तब जब आपका रेडियस 1 सेंटीमीटर होगा उस मोमेंट में उसका वॉल्यूम किस रेट से बढ़ेगा ये आपको निकालना है। तो मैं चाहूंगा एक बार पॉज करके आप ट्राई करें, फिर हम आपको बताएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप ट्राई कर लिए होंगे। अब समझिए बात को, हम आपको बता रहे हैं। आप हमको पहले छोटा सा बात बताओ कि जो एयर बबल होता है बाबू, एयर बबल का शेप कैसा होता है। तो आप बचपन से पढ़ रहे हैं और आपको बहुत पहले से पता है कि एयर बबल का शेप क्या होता है, कुछ स्फीयर टाइप का होता है। सर एयर बबल का जो शेप होता है कुछ स्फीयर टाइप का होता है। हम बोले बहुत बढ़िया बात है, एकदम सही बोल रहे हो आप। एयर बबल का जो स्फीयर शेप होता है वो स्फीयर टाइप का होता है। अब वॉल्यूम का बात चल रहा है तो सिंपली हम पूछेंगे वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को अगर हम कैपिटल V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप बोलिएगा सर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो एक ही बात है जो रटा हुआ है सर 4/3 πr³। ठीक, क्लियर है? r यहाँ r छोटा लिए तो इसको भी r छोटा ले लो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। 4/3 πr³। ठीक, बढ़िया बात है। हमको क्या बोल रहा है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स वॉल्यूम। इससे पहले था रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स एरिया, तो dA/dt कर रहे थे। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स वॉल्यूम कुछ नहीं बोला है, किसके रिस्पेक्ट में रेट बढ़ रहा है, तो बाय डिफॉल्ट टाइम को ले लेना है। ठीक, तो dV/dt कितना हो जाएगा सर, निकालना ना पड़ेगा सर, निकालेंगे सर कोई बात नहीं। dV/dt कितना हो जाएगा, dV मतलब 4/3 πr³ बटे का dt। बढ़िया बात है। अब कर रहे हैं डिफरेंशिएशन। आप बोलो 4 के बारे में, 4/3 तो सर कांस्टेंट है तो बाहर निकालो 4/3। पाई भी कांस्टेंट है, पाई को भी बाहर निकाल लो। हमको सिंपली dr³ का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू dt। आपके दिमाग में एक बात आ रहा होगा कि सर रेडियस कांस्टेंट नहीं है। नहीं बाबू, रेडियस टाइम के साथ घट बढ़ रहा है। देखो ना, बोल रहा है रेडियस जो है वो एयर बबल का इंक्रीज कर रहा है, तो रेडियस कांस्टेंट नहीं है, वो टाइम के साथ बढ़ रहा है। इसका मतलब रेडियस कांस्टेंट नहीं है। ठीक, आगे मतलब ये r³ का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में तो आपको बताए थे कि जब अलग तरह का फंक्शन होगा तो अब कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, समझिएगा बात। 4/3 पाई को रहने ही दो। r³ का डिफरेंशिएशन, पहले r³ का आप डिफरेंशिएशन कर लो तो ये हो जाता x⁴n वाला फॉर्मूला से क्या nx⁴n-1। तो r³ का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3r² इंटू r का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में dr/dt।
क्लियर है, समझ में आ रहा है बात। हम क्या बोले, आर क्यूब का डिफरेंशिएशन, तो आप बस डायरेक्टली क्या करो, एक्स टू दी पावर एन वाला फॉर्मूला से डिफरेंशिएट कर दो, तो हम क्या बोलेंगे, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1, 3 माइनस का 1 2, ठीक। लेकिन आर एक अलग फंक्शन है, तो आर का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में डी आर बाई डी टी, खत्म। आगे ये क्या है हमारा, डी वी बाई डी टी है। क्लियर है बात, समझ में आ गया। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, 3 से 3 कट जाएगा, तो हमको फाइनली क्या मिला सर, हमको फाइनली मिला क्या कि सर dv बाई डी टी जो अपने को मिला है फाइनली, dv बाई डी टी जो मिला है अपने को फाइनली, वो क्या मिला है, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी। अब अगर ध्यान से देखोगे तो डी आर बाई डी टी तो सवाल वाला खुद दे दिया है, देखो डी आर बाई डी टी तो सवाल वाला खुद दे दिया है, कितना दिया है, ½ सेंटीमीटर पर सेकेंड। लिखते हैं dv बाई डी टी बराबर 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी कितना है, 1/2। अभी हम यूनिट नहीं लगा रहे, हम तरीका आपको पता है, पिछले सवाल में भी यूज किए, पराग से लगा लेंगे तरीका, आप दिमाग में सेट कर लीजिए इस बात को। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, 2 से 2 गया तो ये क्या आ जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर आ गया, कोनो दिक्कत नहीं। अच्छा, लेकिन सवाल वाला बोल रहा है कि आपको रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम निकालना है कब, जब आपका रेडियस 1 सेंटीमीटर है, तो बस सिंपली हमको पुट करना पड़ेगा dv बाई डी टी, कब सर, एट r बराबर 1 सेंटीमीटर पे, तो पुट करते हैं 2 पाई इंटू 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो वापस से ये आ गया 2 पाई, 1 का स्क्वायर तो ये आ गया 2 पाई। इसका मतलब ये हो गया, अगर हम फाइनल आंसर लिखेंगे dv बाई डी टी किस पर, एट r बराबर 1 सेंटीमीटर पे, ये आ जाएगा सर 2 पाई। अच्छा, यूनिट लिखना चाहते हैं तो यूनिट कैसे लिखेंगे समझिएगा बात, 2 पाई यूनिट लिखना चाहते हैं तो ऊपर में वॉल्यूम है तो कैसा, क्यूबिक की सेंटीमीटर चल रहा है, तो वॉल्यूम है तो क्यूबिक यूनिट्स होता है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर का क्यूब बटे का टाइम का क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो हम सिंपली लिखेंगे 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब बटे का सेकेंड, यही हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक, क्लियर है। आपसे पूछा भी गया था कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम कब, एट r बराबर 1 सेंटीमीटर पे, तो dv बाई डी टी हम पुट कर सॉल्व कर लिए, और जहां हमको r मिला था, r का वैल्यू हमको 1 सेंटीमीटर पे पूछा गया था, पिछले सवाल जैसा ही ये सवाल है, 1 पुट किया और हमको फाइनल आंसर आ गया 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्लियर है बात, समझ में। एक अलग चीज बात बस इसमें दिया हुआ था कि डी आर बाई डी टी बोल रहा है कि रेडियस बढ़ रहा है अपना, तो जब रेडियस बढ़ रहा है तो रेडियस तो कांस्टेंट नहीं है, इस वजह से इसका डिफरेंशिएशन 0 नहीं आया। ठीक है, अगर कल के दिन बोल देता इस सवाल में रेडियस कांस्टेंट है तो यहीं पर डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। क्लियर है बात, समझ में आया। फिर से वही बात क्या कि सर डी आर बाई डी टी बराबर या डी वी बाई डी टी बराबर 0 या लेस सेकेंड डेरिवेटिव लेस देन ग्रेटर देन, क्यों नहीं किया कि यहाँ मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट नहीं पूछा गया था, इसलिए हम लोग नहीं किए। क्लियर है बात, तो जिनसे नहीं बना प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट आपके पास एक सवाल स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपको सवाल को पॉज करना है और खुद से अटेम्प्ट करना है। सवाल इतना सा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन, इस फंक्शन, कौन सा फंक्शन, x माइनस का 1 इंटू एक्स माइनस का 2 का होल स्क्वायर एट इट्स मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक, इसका मैक्सिमा और मिनिमा पे इस वैल्यू का, इस फंक्शन का वैल्यू क्या होगा वो आपको निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको मैक्सिमा मिनिमा निकालना पड़ेगा कि कौन सा पॉइंट पे मैक्सिमा मिनिमा आ रहा है, और उसके बाद जाके उस पॉइंट पे आपको वैल्यू निकालना है। क्लियर है बात, तो एक बार ट्राई कीजिए फिर हम आपको बताते हैं। ये सवाल फिजिक्स का, मैथ का ज्यादा सवाल है, लेकिन कॉन्सेप्ट है तो कॉन्सेप्ट समझने के लिए कुछ भी समझाए, जैसे भी समझाए, समझना जरूरी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप ट्राई किए होंगे, है ना। हम बता रहे हैं, आप निश्चिंत रहिए, हम बता रहे हैं आपको, बढ़िया से समझिएगा बात को। सबसे पहले तो फंक्शन पे दिमाग लगाते हैं कि फंक्शन को थोड़ा बार सोच सकते हैं क्या है, कैसा है ना। तो अपना फंक्शन क्या है, एक्स माइनस का 1 इंटू एक्स माइनस का 2 का होल स्क्वायर। तो हम मान लेते हैं क्या कि अपना जो फंक्शन है y बराबर है क्या, x माइनस का 1 इंटू एक्स माइनस का 2 का होल स्क्वायर। बढ़िया बात है। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, y बराबर x माइनस का 1 को एज इट इज रहने दो, x माइनस का 2 का होल स्क्वायर। आप इसको a माइनस का b का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल सर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab
क्लियर है बात। आगे थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। x से एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस का 4x माइनस का 4x स्क्वायर, सिंपल मैथ है इसलिए हम डायरेक्टली कर रहे हैं, ठीक है। माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर माइनस का 4 प्लस का 4x, ठीक, माइनस का x स्क्वायर, ठीक ठीक ठीक। आगे बढ़ते हैं। एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर माइनस का 5x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4x प्लस का 8x। अच्छा, उसके बाद सर प्लस का 8x और ये आ गया माइनस का 4। तो हमारा जो फंक्शन आ गया, y बराबर एक्स क्यूब माइनस का 5x स्क्वायर प्लस का 8x माइनस का 4, ये आ गया। हमको मैक्सिमा और मिनिमा पे काम करना है। मैक्सिमा और मिनिमा पे काम करना है, इसका मतलब दोनों केस में तो dy बाई dx को जीरो करना ही पड़ेगा। तो करते हैं। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, एकदम आराम से लाइन से एक एक चीज लिखा के कर रहे हैं, समझते रहिएगा बात को। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dy बाई dx जो है वो जीरो होगा। इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं। आप इसका क्या हो जाएगा, x टू दी पावर 3 का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, अच्छा, माइनस का 5x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 10x। अब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अब आगे समझ में नहीं आएगा, यही बात आप समझिएगा कि इतना बार बेसिक तरीका से लिख दिए हैं। आपको दिख रहा है x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन है, यहाँ पर 5 कांस्टेंट है, बाहर निकाले x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन। अच्छा, प्लस का 8x का डिफरेंशिएशन प्लस का 8 बराबर का 0। 4 का है, 4 कांस्टेंट है, गायब हो गया, डिफरेंशिएशन 0। इसको थोड़ा सा सॉल्व करने का कोशिश करते हैं तो ये हो जाएगा आई थिंक 24 और ये आ जाएगा 2 से 12 बार में, हाँ ठीक। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। मिडिल टर्म एक्सप्रेशन आ गया है ना, मिडिल टर्म एक्सप्रेशन के बेसिस पे सॉल्व करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 2x प्लस का 8 बराबर 0। सिंपल मैथ है, 3x कॉमन लिए ये आ गया x माइनस का 4, ठीक, प्लस का 2 माइनस का 12x प्लस का 8 किया 24, 6 4, नहीं इससे तो बात बन नहीं रहा, तो थोड़ा अलग तरह से मिडिल टर्म इसको करना पड़ेगा। हम देखिए, ध्यान दीजिए। इसको ऐसे कर लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 4x प्लस का 8। अब बात बन सकता है। तो जैसे ही 3x कॉमन लिए ये आ गया x माइनस का 2, माइनस का 4 कॉमन लिए वापस से ये x माइनस का 2 बराबर 0 आ गया। अब देखो यहाँ दोनों कॉमन आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, x माइनस का 2 इंटू 3x माइनस का 4 बराबर 0। तो यहाँ से हम अगर दो चीज मल्टीप्लाई होकर 0 आता है तो हम क्या बोल सकते हैं, आइदर x माइनस 2 बराबर 0 और 3x माइनस का 4 बराबर 0। यहां तक बात समझ में आया होगा, क्लियर है। मैं एक बार देख लूं कि हमारे पास नीचे स्पेस है, थोड़ा सा कंजूसी करने का मन कर रहा है। चलिए यहां पर हम करते हैं। तो आइदर दिस बराबर 0 और दिस, देयरफॉर हम यहां से बोल सकते हैं कि अगर एक बार ये 0 होगा तो x का वैल्यू 2 आ गया और एक बार ये 0 होगा तो x का वैल्यू कितना आ गया, 4/3। इसका मतलब हमको 2 पॉइंट मिला है और इसी 2 पॉइंट पे कोई ना कोई पॉइंट होगा जिसपे मैक्सिमा मिल रहा होगा और इसी 2 पॉइंट में कोई ना कोई पॉइंट होगा जहां पर मिनिमा मिल रहा होगा, क्लियर है। तो एक पॉइंट मिल गया 2 और दूसरा पॉइंट मिल गया 4, खत्म। आगे बढ़ते हैं, समझिएगा बात को। हमको dy बाई dx क्या आया था उस पर फोकस करते हैं। तो dy बाई dx अपने को क्या आया था उस पर फोकस करते हैं। सर dy बाई dx अपने को आया था, अगर हम खोजेंगे dy बाई dx को तो वो मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 8। तो लिखते हैं 3x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 8, क्लियर है बात। अच्छा, अब हमको इसका सेकेंड डेरिवेटिव देखना है, इसका मतलब इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है। तो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मतलब इसको फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो कर देते हैं डी स्क्वायर वाई बटे का डी एक्स स्क्वायर। आप बिना कुछ सोचे इसको x के रिस्पेक्ट में एक बार और डिफरेंशिएट करो बस। काहे कि मैक्सिमा मिनिमा के लिए हमको सेकेंड डिफरेंशिएशन को लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 तो देखना ही नहीं पड़ता, इस वजह से ये काम कर रहे हैं। चलिए इसको जैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा माइनस का 10, ठीक। तो हमको सेकेंड डेरिवेटिव क्या आ गया, हमको सेकेंड डेरिवेटिव आ गया 6x माइनस का 10, 8 वाला तो कांस्टेंट और उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, बढ़िया बात है। अब हमको क्या है कि मैक्सिमा और मिनिमा चेक करना है। तो सबसे पहले तो x बराबर 4/3 पे देखते हैं। एट x बराबर 4/3 पे हम लोग चेक करते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव को सिर्फ देखेंगे कि उसी को तो लेस देन 0 उसी को ग्रेटर देन 0 पे होने पर बात बनेगा। तो सेकेंड डेरिवेटिव को देखते हैं किसका, x बराबर 4/3 पे। तो पुट करते हैं, देखो डी स्क्वायर वाई बटे का डी एक्स स्क्वायर,
x बराबर 4/3 पुट किए तो 6 इंटू 4/3 माइनस का 10, 3 से चल गया 2 बार में तो 8 माइनस का 10 जो कि माइनस का 2 आ गया, लेस देन 0 आ गया। इसका मतलब समझ में आ गया क्या कि सर सेकेंड डेरिवेटिव जो है अपना, सेकेंड डेरिवेटिव जो है अपना वो लेस देन 0 आ गया। किस पॉइंट पे? x बराबर 4/3 पॉइंट पे। तो मेरा बच्चा बोल देगा सर कि सेकेंड डेरिवेटिव जब अपना लेस देन 0 आता है, जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पर क्या आता है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। काहे कि देखिएगा अभी कंडीशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा में लिखा है कि सेकेंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आ जाएगा, तो ये जो पॉइंट आ गया x बराबर 4/3, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ गया, या सिंपली हम लोग मैक्सिमा बोल सकते हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक, अगर ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ गया तो बाय डिफॉल्ट x बराबर 2 जो होगा पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा, लेकिन हम बोलेंगे नहीं, सीख रहे हैं तो सब बात देखेंगे और समझेंगे और फिर से करेंगे। चलिए अब हम चेक करेंगे x बराबर 2 पर, एट x बराबर 2 पे चेक करेंगे। यहाँ पर x बराबर 2 पे वापस से सेकेंड डेरिवेटिव में हमको 2 पुट करना पड़ेगा। तो पहले तो सेकेंड डेरिवेटिव लिखो, तो आप बोलेगा सर डी स्क्वायर वाई बटे का डी एक्स स्क्वायर, कितना आ रहा है सर? कितना आ रहा है? 6 इंटू एक्स का वैल्यू 2 पट करना है तो इंटू 2 माइनस का 10, तो ये आ गया 6 इंटू 2 12 माइनस का 10, डेट कम्स आउट टू बी 2 और ये ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब डी स्क्वायर वाई बटे का डी एक्स स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन 0 आ गया। तो जब डी स्क्वायर वाई बटे का डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आ गया, इसका मतलब मेरा बच्चा ये बात बोल देगा 100% कि सर सेकेंड डेरिवेटिव अपना ग्रेटर देन 0 आ गया। और जब सेकेंड डेरिवेटिव अपना ग्रेटर देन 0 आ जाता है, इसका मतलब 100% कन्फर्म है कि सर उस पॉइंट पे हमको क्या मिलेगा? उस पॉइंट पे हमको मिलेगा पॉइंट ऑफ मिनिमा। ग्रेटर देन 0 उल्टा सोचना है मैक्सिमा, सॉरी ग्रेटर देन 0 उल्टा सोचना है मिनिमा, और लेस देन 0 उल्टा सोचना है मैक्सिमा। तो पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब सबसे पहला बात तो यह है कि अगर सवाल वाला हमसे सिर्फ इतना ही पूछा रहता है कि आपका मैक्सिमा और मिनिमा बता दो, तो हम बोल देते सर मैक्सिमा हो गया 4/3 और मिनिमा हो गया 2। लेकिन सवाल वाला भी बड़ा तेज है, पता नहीं काहे लेकिन तेज है, हमने बनाया कोई और बनाया है। तो सवाल आपसे पूछा है कि वैल्यू पूछा है फंक्शन का, इस फंक्शन का वैल्यू किस पे? मैक्सिमा पे और मिनिमा पे। तो करते हैं, ठीक, सबसे पहले मैक्सिमा पे देखते हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक, एट मैक्सिमा। पहले मैक्सिमा पे देखते हैं। मैक्सिमा का मतलब हो गया कि सर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मतलब 4, x बराबर 4/3 पर देखते हैं वैल्यू। तो y बराबर, फंक्शन का वैल्यू देखना है तो y कहाँ है सर? y कहाँ है? यहाँ y बराबर x माइनस का 1 इंटू एक्स माइनस का 2 का होल स्क्वायर। तो x बराबर 4/3 पर देखना है तो बस इसमें यहाँ आप यहाँ भी करोगे पुट तो आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन हम बता रहे हैं आपको कि आप बहुत कैलकुलेशन में फंस जाओगे, तो थोड़ा सा स्मार्ट बनते हैं। यहाँ पर पुट करते हैं x का वैल्यू 4/3, यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 माइनस का 1 इंटू का 4/3 माइनस का 2 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा सोल्व करते हैं। 4/3 मतलब 1/3 इंटू का 4 में से 1/3, ठीक, 6 माइनस का 2, 3 2 जा 6, माइनस का 6 माइनस का 2 माइनस का 2 का ये 4/9। तो आंसर कम्स आउट टू बी 4/27। तो इस वैल्यू, इस फंक्शन का जो वैल्यू मैक्सिमा पे कितना आया, मैक्सिमा पे पहले निकाल लिए। मैक्सिमा पे कितना आया सर? इस पार्टिकुलर फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमा पे 4/27 आया। अब मिनिमा पे बात करते हैं, मिनिमा पे, एट मिनिमा, एट मिनिमा। मिनिमा कहने का मतलब x बराबर मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा 2 पर, x बराबर 2 पे। तो देखते हैं y बराबर, बस वैल्यू ऑफ फंक्शन पूछा तो फंक्शन कौन सा है अपना, यहीं पर पहुंचो। चाहे आप यहां भी पुट करोगे तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा स्मार्टली देखते हैं चीज को। यहां पुट करते हैं x बराबर 2, तो x बराबर 2 मतलब यहां पुट करना है तो 2 माइनस का 1 इंटू का 2 माइनस का 2 का होल स्क्वायर। अब छोटा सा बच्चा भी बोल देगा कि सर 2 में 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0, और 0 से कोई चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो साधारण सी बात है, मोटा मोटी शब्द में पूरा बात आपको बताते हैं क्या
कि सर हमसे अगर इस सवाल में पूछता है कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा, या हमसे पूछता है मैक्सिमा और मिनिमा क्या है, तो हम बोलते हैं सर x बराबर 4/3 जो है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या यही पॉइंट मैक्सिमा है, x बराबर 2 जो है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है या यही पॉइंट मिनिमा है। कैसे निकालते हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव 0 करो, सेकेंड डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा, लेस देन 0 है तो मैक्सिमा। ठीक, लेकिन सवाल वाला ये नहीं पूछा है, सवाल वाला पूछा है कि हमसे वैल्यू ऑफ फंक्शन बताओ किस पर, एट मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मैक्सिमा और मिनिमा पे वैल्यू ऑफ फंक्शन पूछा है तो कुछ नहीं सर, फंक्शन पूछा है तो फंक्शन पे पहुंच जाओ, फर्स्ट डेरिवेटिव तो पूछा देता, फंक्शन पूछा है तो फंक्शन पे पहुंचना, मेन फंक्शन तो अपना यही है, ये वाला फंक्शन। तो मैक्सिमा पे पूछा है तो मैक्सिमा ये पॉइंट पर आ रहा है तो बस x बराबर इतना चीज इस पर पुट कर दो, जैसे ही पुट के तो आपका आंसर आ गया 4/27। मिनिमा पूछा जा रहा है तो मिनिमा पूछा जा रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट पे पूछा जा रहा है तो बस फंक्शन पे x बराबर 2 पुट करो और जैसे ही पुट करोगे तो वापस से आंसर आ जाएगा ये। तो मैक्सिमा पे इस फंक्शन का वैल्यू कितना आया 4/27 और मिनिमा पे इस फंक्शन का वैल्यू कितना आया 0, और यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। कौन कौन सा? 4/27 से 0 इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर है बात? तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको सारा बात 100% और बेहतरीन रूप से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए और इसके बाद हम लोग आखिरी सवाल देखेंगे, फिर हमारा ये लेक्चर और डिफरेंशिएशन हमेशा के लिए, सर हमेशा के लिए गारंटी दे रहे हैं आपको, हमेशा के लिए फिजिक्स के पर्सपेक्टिव में जो मैथमेटिकल टूल्स हम लोग पढ़ते हैं उसमें पूरा रूप से खत्म हो जाएगा। इसके बाद एकमात्र टॉपिक बचेगा मैथमेटिकल टूल्स में, उसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन। उसके बाद हम लोग जो मेन फिजिक्स है उसको स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? तो आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, जिनसे नहीं बना आप नोट कर सकते हैं। चलिए, इस लेक्चर का ये आखिरी सवाल है, छोटा सा सवाल है, प्यारा सा सवाल है। सवाल इतना सा है, समझिएगा। फाइंड द एंगल ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व। ठीक, कोई कर्व है और वो टेंजेंट वहां पर खींचा गया है, तो टेंजेंट कितना एंगल बना रहा है, खास करके एक्स एक्सिस के साथ, वो बताना है। जो कर्व है हमारा वो दिया हुआ है y बराबर 3x² माइनस का 7x प्लस का 5, और किस पॉइंट पे बताना है आपको 1,1 पॉइंट पे बताना है। ठीक, तो बस साधारण सी बात है सर, हमको टेन थीटा निकालना है। टेंजेंट ऑफ एंगल का मतलब क्या होता है? टेन थीटा, या हम आसान शब्द में बोलेंगे, इस फंक्शन के बेसिस पे बोलेंगे तो हम बोलेंगे dy/dx निकालना है। कौन सा पॉइंट पर? एट 1,1 पर। तो करते हैं हम, आप निश्चिंत रहिए, हम करते हैं। देखिएगा बात, समझिएगा बात। पहले तो इक्वेशन देख लो कर्व का। तो इक्वेशन क्या है? y बराबर 3x² माइनस का 7x प्लस का 5। बढ़िया बात है। हमसे पूछा है एंगल ऑफ टेंजेंट। एंगल ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या हो गया? एंगल ऑफ टेंजेंट का मतलब हमारा सर ये बताए थे कि एंगल ऑफ टेंजेंट का मतलब होता है क्या? सर एंगल ऑफ टेंजेंट का मतलब होता है स्लोप, या हम स्लोप बोले या हम सिंपली बोलेंगे टेन थीटा, या अगर आपको टेन थीटा नहीं जानना है तो आप बोलो सर dy/dx। जिस रूप से आपको देखना पसंद हो ये चीज, उस रूप से आपको देखने का हक दिया गया है। ठीक, तो एंगल ऑफ टेंजेंट बोलो तो आप चाहे बोल दो स्लोप, या आप चाहे बोल दो टेन थीटा, यू कैन इजीली, या फिर आप इजीली बोल सकते हो क्या? dy/dx। तो अपन dy/dx निकालते हैं, मतलब इस फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं कहां पर? x के रिस्पेक्ट में। तो आप बोलिए 3x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? आप तो रटा जाना चाहिए 6x। ठीक, माइनस का 7x का डिफरेंशिएशन सर माइनस का 7, प्लस का 5 का डिफरेंशिएशन 0 कांस्टेंट है। ठीक, इसका मतलब क्या आ गया सर? इसका मतलब हम टेन थीटा बोले मतलब एंगल, या हम सिंपली dy/dx बोले, वो कितना आ गया सर? वो आ गया 6x माइनस का 7। ठीक, लेकिन हमसे पूछा गया, जनरली नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया 1,1 पॉइंट पे बताओ। तो हम पता करते हैं एट पॉइंट 1,1। तो 1,1 पॉइंट पर अगर हम टेन थीटा पूछेंगे आपसे या dy/dx पूछेंगे तो आप बोलिएगा 6 इंटू x का वैल्यू 1 पुट करो। बिल्कुल सर 1 माइनस का 7, y है ही नहीं तो सोचना ही नहीं है। ठीक, आगे थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो 6 माइनस का 7, और जब आप बढ़िया से सॉल्व करोगे तो टेन थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? 6 माइनस का 7 माइनस का 1। ठीक, अगर टेन थीटा -1 आ गया तो मेरा बच्चा को थोड़ा बहुत तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाए तो इसमें हम कई बार इस एंगल का इस्तेमाल भी किए हैं। आपको पता है कि टेन थीटा बराबर -1 कब होता है? टेन थीटा बराबर -1 तब होता है जब थीटा का वैल्यू 135 डिग्री होता है। तो आपसे पूछा भी यही गया था कि फाइंड द एंगल ऑफ टेंजेंट, तो एंगल कितना आ जाएगा सर? एंगल 135 डिग्री हो जाएगा। टेन थीटा बराबर -1 होता है कब? जब थीटा का वैल्यू 135 डिग्री होता है। ठीक, टेन थीटा बराबर 1 कब होता है? जब 45 डिग्री होता है। तो -1 कब होगा सर? 135 डिग्री पे। ठीक, और यहाँ पर यह सवाल पूरा रूप से खत्म हो गया, डिफरेंशिएशन भी पूरा रूप से स्वाहा हो गया, खत्म हो गया। और नेक्स्ट लेक्चर जो आपको मिलेगा वो इंटीग्रेशन पे मिलेगा।
तो जैसा कि हम हमेशा बोला करते हैं, किसी भी हाल हो, कोई भी परिस्थिति हो सर, मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना काम करते रहिए, बाकी तो फिर भगवान देख ही लेंगे, है ना। तो चलिए यहाँ तक हम लोग इस लेक्चर को कंपाइल करते हैं। जिनसे नहीं बना आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और बहुत 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 शुक्रिया, आपने अपना समय दिया हमारे लिए। ठीक।